तो ये टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टाइम यहाँ पे क्या लग रहा है, T1 T2 T3 T4 सभी का सम, और डिस्टेंस हमने क्या लिया है, S1 S2 S3 और S4 ये ले रहे हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। अब इसमें कई सारे केसेस आते हैं, चलो हमने केस 1 ले लिया। केस 1 जैसे मान लो हमने मान लेके चलते हैं कि अगर मान लो मैं इसका एक अलग से केस बना रहा हूँ, मैंने फिर से ले लिया कि जस्ट सपोज मान लो A से लेकर के B तक एक पॉइंट है, डिस्टेंस A से लेकर के B तक यहाँ पे मान लो हमको आना है, और बीच में मान लो हमने D ले लिया। डिस्टेंस अभी क्या हो रहा है, डिस्टेंस को मैं चलो D से ही चलो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्मॉल d से। दो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, और इस A से D के बीच में जो टाइम लग रहा है T1 लग रहा है, और D से B के बीच में टाइम T2 लग रहा है। इस दौरान यानी A से D तक आने में वेलोसिटी V1 होगा, और मान लेते हैं D से B के बीच में वेलोसिटी V2 रहा होगा। तो उस समय जो हमारा एवरेज वेलोसिटी आएगा V एवरेज, वो हमारा कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस तो हमारा यही रहेगा D प्लस D है ना, D एक मिनट, मैं पूरे को मैं क्या कर लेता हूँ, पूरे को D मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक D मान लेता हूँ इसको, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने क्या कि इस पूरे को D मान लिया, और इसको D/2 और इसको D/2 मान लेता हूँ। ठीक, अब सही है। तो मैंने क्या किया कि ये जो आपका डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस इन द सेंस हमने क्या लिया, A से D तक D/2 प्लस D/2, टाइम कितना लग रहा है, T1 प्लस T2। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो आप इसको कैलकुलेट करोगे इस तरीके से, तो फार्मूला हमारा एक, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड हमारा होता है। तो अगर मान लेते हैं हम इसको कैलकुलेट करेंगे, टाइम का अगर वैल्यू आप यहाँ पे इस टाइम 1 टाइम 2 का वैल्यू अगर मान लो निकालोगे स्पीड के टर्म्स में, जस्ट सपोज अगर निकालना चाह रहे हो, यहाँ पे हमने क्या किया, ये एवरेज D/2 हमने मान लो निकाल लिया, ये D/2 है। अगर टाइम 1 की बात करोगे तो टाइम 1 कितना आएगा, यहाँ से इस फार्मूले का यूज़ कर लो। इस बीच में अगर मान लो मैं T1 निकालूंगा तो डिस्टेंस कितना था आपका, D/2 था। उस बीच में स्पीड कितना आ रहा था, V1 आ रहा था। और टाइम 2 निकालोगे तो डिस्टेंस हमारा कितना था, D/2, और उस बीच में हमारा स्पीड कितना आ रहा था, V2 आ रहा था। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस T1 और T2 को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, D/2 डिवाइड बाई V1 प्लस D/2 डिवाइड बाई V2। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो एवरेज वेलोसिटी आपका आ रहा था, ऊपर से हमने क्या कॉमन ले लिया, D/2 मान लो कॉमन ले लिया, ऊपर से भी कॉमन ले लिया और यहाँ से नीचे से भी कॉमन ले लिया D/2। तो हमारे पास बच जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1/V1 प्लस 1/V2, ये बच जाएगा। ये D/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 1/V1 प्लस 1/V2, ऐसे आ जाएगा। तो इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो हम क्या कर लेते हैं, ये V एवरेज को इधर ला लेते हैं, यानी आपने लिखा ऐसे V एवरेज इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1/V1 प्लस 1/V2। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2V1V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये एवरेज वेलोसिटी आपका आएगा फॉर द 2 इक्वल डिस्टेंस के लिए। अगर मान लेते हैं आप A से B तक जा रहे हो और 2 इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, V1V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। टाइम का कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर टाइम सेम भी लग रहा है तो हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको सिर्फ वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट हाफ के लिए वेलोसिटी हमने V1 लिखा और सेकेंड हाफ के लिए वेलोसिटी V2 लिखा। कब, जब डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तब। क्या होगा अगर मान लेते हैं 3 इक्वल इंटरवल रहेगा। इसी को अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये जो हमारा फार्मूला लिखा हमने, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। क्या करोगे, इतने को, सिर्फ इतने को आप कंसीडर करोगे, 2/V एवरेज इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2, ऐसे भी लिख सकते हो। 2 डिवाइडेड बाई V एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2। अगर मान लो केस 2 की अगर मैं बात करूं, मैंने क्या किया, 3 इक्वल इंटरवल ले लिया। मान लो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक A से A to B है, मान लो ये A है और यहाँ B है।
अब ये c और ये मान लो इसमें बीच में हमने d ले लिया, ये टोटल डिस्टेंस हमारा मान लेते हैं कैप, ये d रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, d है। अब इस बीच में क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो इक्वल डिस्टेंस है। मान लो d/3 यहाँ भी है, d/3 यहाँ भी है और d/3 यहाँ भी है, सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। A से C तक का जो डिस्टेंस है वही C से D तक का है, वही D से B तक का है, लेकिन इस बीच में हमारा वेलोसिटी मान लो अलग अलग होगा, v1 v2 और मान लेते हैं v3 है। ठीक, टाइम सेम भी हो या ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा फार्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लेते हैं अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ T1 ले लेता हूँ, T2 ले लेता हूँ, T3 ले लेता हूँ। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वैसे ही निकालोगे, कुल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस d/3 प्लस d/3 प्लस d/3, ठीक, डिवाइड बाई टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3, टोटल टाइम लग रहा है। तो अब हमने क्या किया, मान लो ये d/3 है, d/3 है, यहाँ भी d/3 रहने दिया। टाइम 1 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टाइम इज इक्वल टू आपका हो जाता है क्या चीज़, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, तो d/3 डिवाइड बाई v1, फिर यहाँ भी d/3 डिवाइड बाई v2, फिर नेक्स्ट c से d से b के लिए d/3 डिवाइडेड बाई v3 आ जाएगा। तो बस आप क्या कर लो, सभी जगह से d/3 आपने न्यूमिनेटर से भी कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 आ जाएगा। मतलब ये d/3 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या आपको 3 डिवाइड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो अगर v एवरेज अब यहाँ से 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाता है, एलसीएम वगैरह लेकर के आप इसको सॉल्व करोगे, 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये आपका 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए, 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। लिखने का हमारा तरीका हमेशा आप यूज़ करोगे, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करना, ये हमारा क्या है v एवरेज है, तो इन दोनों का यूज़ करना ऐसे। अब इस 3 को यहाँ डिवाइड कर दोगे ऐसे, मतलब v एवरेज को इधर ला लोगे तो क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ये सबसे आसान तरीका रहता है इसको कैलकुलेट करने का, ठीक। तो 3 बाई एवरेज v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 आपका आ जाएगा। अब अगर मान लो इसी हिसाब से मैं n इक्वल डिस्टेंस में कवर कर रहा हूँ, मान लेते हैं हमने क्या किया, ऐसे कोई पॉइंट दिया हुआ है a से लेकर के मान लेते हैं b तक है, ठीक, और इसमें n इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, ऐसे n इक्वल डिस्टेंस है डॉट डॉट करके। तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला आएगा, मान लो n इक्वल डिस्टेंस होगा तो n डिवाइड बाई v एवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई v1 प्लस 1 डिवाइड बाई v2 प्लस 1 डिवाइड बाई v3 एंड सो ऑन 1 डिवाइडेड बाई vn। ऐसे आपका फार्मूला आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी के लिए, ठीक। ये आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये किसके लिए ध्यान रखना है, ये जो हमने फार्मूला बनाया फॉर इक्वल डिस्टेंस, फॉर इक्वल डिस्टेंस के लिए, ठीक। केस 2 में हमारा आ जाता है, केस 2 यानी केस 3 में अगर आ जाते हैं तो अगर मान लेते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की अगर हम लोग बात करेंगे तब कैसे हमारा आएगा। तो मान लिया केस 3 में आप लिखोगे इफ अ बॉडी covers same distance, some distance in different speed, some distance with different speed
स्पीड मान लेते हैं v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn विथ within the time interval t1 t2 t3 and so on tn, then क्या लिखा, इफ अ बॉडी कवर्स सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड v1 v2 v3 vn विद इन द टाइम इंटरवल t1 t2 t3 tn, तो उस केस में फिर हमारा क्या आएगा, देखो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वही टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो फिर क्या आएगा, मान लो अगर हमने क्या किया, ये हमने ऐसे पॉइंट बना लिया, यहाँ ए से लेकर के बी तक में मान लो हम जा रहे हैं, ठीक, ये ए है और ये हमारा बी है। तो ए मान लो ये 2-3 इंटरवल हमने ऐसे दे दिया, जिससे मान लो हमारा S1 है, S2 है, S3 है, S4 है। जैसे सपोज इसमें T1 V1 T2 V2 T3 V3 T4 और V4 स्पीड और टाइम लग रहा है, ठीक। तो अभी के लिए अगर मान लो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे V एवरेज का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये कैसे आएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। आप S1 को आप क्या लिख सकते हो, S1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो V1 इंटू T1, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम आप लिख सकते हो। तो फिर आप यहाँ पे क्या करो, S1 का वैल्यू आप यहाँ पे रख लो, S1 का वैल्यू V1 T1, फिर S2 का वैल्यू भी ऐसे ही आप निकाल सकते हो, दूसरे वाले इंटरवल के लिए V2 T2, तीसरे इंटरवल के लिए आप V3 T3 निकाल सकते हो, V3 T3, और नेक्स्ट के लिए आप V4 T4 मान लो आपने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ रहा है मान लो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, तो अभी हमारा ये V एवरेज मान लो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। नेक्स्ट, अब इसी में आप सब केस बनाओगे, अगर मान लेते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब T1 T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T4। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे सपोज मान लो ये ए बी था, ये मान लो C ले लिया, ये D ले लिया, और ये मान लो हमने E ले लिया। तो A से C तक अभी फ़िलहाल पहले में हमने क्या माना, T1 और V1 माना, S1 माना, T2 V2 माना, S2 माना, T3 V3 और S3 माना, T4 V4 S4 माना। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब ना A से C तक जाने में जो टाइम लग रहा है वही C से D तक भी आने में टाइम लग रहा है, फिर वही टाइम D से E तक आने में लग रहा है, और वही टाइम D से B तक भी E से B तक आने में लग रहा है। मान लो माने सभी में अब ये सेम टाइम लग रहा है, तो मान लिया हमने इसको स्मॉल t मान लिया, सभी में सेम इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है। तो फिर ऐसे केस में ये जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या आ जाएगा, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी प्लस v3 इंटू टी प्लस v4 इंटू टी, क्योंकि सभी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यहाँ t प्लस टी प्लस टी प्लस टी। तो ये नीचे में आपका 4t आ जाएगा, ऊपर से आपने t कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 और डिवाइडेड बाई 4t। ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, v एवरेज का जो वैल्यू मिलेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 ऐसे मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो फार्मूला आपका निकल के आया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आएगा।
अगर कभी भी आप कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो और 3 डिस्टेंस है, 4 डिस्टेंस है, उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है, तो फिर आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। मान लो हम 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 आएगा। 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3 आएगा। 4 के लिए हम ऊपर बता ही चुके हैं, 5 के लिए डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 6 के लिए डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो वो जितने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पे डिवाइड कर लोगे। तो जब हमारा डिस्टेंस सेम हो रहा था, तो डिस्टेंस सेम के लिए हमने क्या बताया था, ये बताया था, ये ऊपर में n डिवाइडेड बाई v1 n डिवाइड बाई v इज इक्वल टू v1 1 अपन v1 प्लस 1 अपन v2 प्लस 1 अपन v3 डॉट डॉट 1 अपन vn करके। और जब टाइम इंटरवल सेम हो रहा है n, अगर मान लो n डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn डिवाइड बाई n, ये हमारा वैल्यू आएगा फॉर n इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ठीक, तो चलो इनसे एक दो क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा हम लोग कर क्या रहे हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे लिखा हुआ है कि अ बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ of the distance with a speed 30 kmph 30 kmph मतलब किलोमीटर पर आवर, and the next half of the distance with the speed 60 kilometer per hour kmph, then find the average speed over entire journey पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगा। कई बार हम लोग जाते हैं ना, तो क्या होता है, आधा दूरी में मतलब काफ़ी रश मार्केट में काफ़ी रश रहा, तो 30 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे हैं, बाकी नेक्स्ट हाफ हमने 60 kmph के स्पीड से ट्रेवल किया। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे देखो, अब इसमें जैसे मान लो हमने क्या किया, ये A है, यहाँ मान लो हमने B ले लिया और यहाँ हमने C ले लिया, टोटल डिस्टेंस मान लो D है, तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ ऐसे आधा जर्नी स्पीड हमारा क्या है 30 है और नेक्स्ट हाफ 60 है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहला वाला। इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस सेम हो रहा है, तो डिस्टेंस सेम हो रहा है तो 2 डिवाइड बाई, मान लो V एवरेज को मैंने V मान लिया, तो 1 डिवाइड बाई 30 प्लस 1 डिवाइड बाई 60। अच्छा, इसमें जैसे मान लो ये जब भी आपका फ्रैक्शनल टाइप में कोई वैल्यू आता है जिसमें हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है पता है, आप क्या कर लो ना, एलसीएम भूल जाओ, आप इन दोनों का डिनोमिनेटर बस सेम कर लो। यहाँ 1/60 है, मैंने क्या किया, यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या होगा कि इसका भी डिनोमिनेटर 60 हो जाएगा, 1/60 यहाँ 2/60 हो जाएगा और ये प्लस 1/60 हो जाएगा, तो 2 + 1 यानी 3/60 आ गया। 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 1 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा। अब क्या मिला हमको, 2/v एवरेज यानी v इज इक्वल टू 1/20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 kmph। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब इस पूरी जर्नी के दौरान जो हमारा एवरेज स्पीड रहा वो कितना रहा, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इफ a car
covers 2/5 of the total distance with a speed v1 and 3/5 of the total distance with v2 then and find एवरेज स्पीड। तो इस दौरान हमको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे v1 और v2 के टर्म्स में हमारा वैल्यू दिया हुआ, मतलब हमारा आंसर भी v1 और v2 के टर्म्स में ही हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे आपको घुमा फिरा करके क्या बोला जा सकता है, अगला और क्वेश्चन अगर मैं दूँ तो उसमें फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि v1 v2 का वैल्यू दे देगा, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बस चेंज क्या होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो। पूछा क्या जा रहा है, इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस का 2/5 पार्ट, मान लो टोटल डिस्टेंस हमारा d रहा होगा, तो पहला पार्ट 2/5 d और दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा 3/5 d हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अगर d है तो 2/5 पार्ट और दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा 3/5 पार्ट ऑफ d विथ अ स्पीड v1। यहाँ स्पीड हमारा क्या है v1 और यहाँ है स्पीड v2। इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ अ स्पीड v1 एंड 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ v2 देन फाइंड एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे देखो, ना तो हमको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया हुआ है, ना तो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, वही करेंगे, बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्या, S1 + S2 डिवाइड बाई T1 + T2। तो अब ये नहीं सोचना है कि पता चला आपने कैलकुलेट कर दिया सर 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 + v2 आपका आ जाएगा, नहीं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना तो आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया है और ना तो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फिर हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला था उसका यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला ये है, S1 आपका क्या दिया है 2/5d और S2 हमारा दिया है 3/5d। टाइम को आप v1 के टर्म्स और v2 के टर्म्स में आपको लिखना आता है, कैसे लिखते हैं, टाइम आप लिखते हो तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड होता है यहाँ पे। तो T1 अगर आप लिखोगे तो T1 डिस्टेंस कितना है 2/5d और स्पीड हमारा v1 लिया है हमने, तो बस यहाँ रख दो 2/5d इंटू v1 और यहाँ पे 3/5 डिवाइडेड बाई v1, यहाँ डिवाइडेड बाई v1 और 3/5d डिवाइड बाई v2। ठीक, तो अब क्या होगा यहाँ से, बस इसी को कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर से और नीचे से d कॉमन ले लिया, तो ऊपर और नीचे से d कॉमन लोगे तो ये 2/5 + 3/5 क्या हो जाएगा 5/5 हो जाएगा, तो 5/5 यानी 1 हो जाएगा और d आप बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ से भी d बाहर निकाल चुके हो, तो ये 2/5 + 3/5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये ऐड होकर के 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2/5 v1 होगा और ये 3/5 मान लो v2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ये d से d कैंसिल हो गया, 2/5 3/5 1 हो जाएगा, तो वहाँ तो हमारा कोई इशू है नहीं, इसको बस आपको सॉल्व करना है। तो 2/5 v1 + 3/5 v2 और ये क्या है v एवरेज को मान लो कैपिटल V मान लिया, तो या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, या आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे देखो ये 5 आपका चला जाएगा ऊपर, है ना। 1/5 अगर मान लो आप कॉमन लेते हो तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 हो गया। फिर v1 v2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v1 v2 आ जाएगा डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2v2 + 3v1, ये आपका आ जाएगा।
और ये आंसर हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन करने में किसी को प्रॉब्लम, देखो जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं जनरली कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसको मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ कैसे हमने कैलकुलेट किया। मैंने क्या किया, ये वाला जो टर्म्स है ना 2/5 v1 प्लस 3/5 v2, मैंने क्या किया 1/5 यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक, बचा क्या हमारे पास 2/v1 प्लस 3/v2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2v2 प्लस 3v1 डिवाइड बाई v1 v2 ऐसे। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ये 1/, में लिखा हुआ था 1/1/5 और 2v2 प्लस 3v1 डिवाइड बाई v1 प्लस v1 v2। तो ये वाला 5 और ये v1 v2 कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है। इसके बारे में हमने एक बार और भी बताया था हमने, जैसे मान लो अगर 3 टर्म्स होते हैं डिवाइड करने में, 1/, मान लो a डिवाइड बाई b लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, इसको पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग कैसे करते हैं, मान लो ये एक साथ है तो ये 1 डिवाइड बाई 1 लिख लेते हैं। जैसे मान लो a डिवाइड बाई b बाई c लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं a बाई 1 लिख लिया, फिर b बाई c लिख दिया। तो ये जो सबसे नीचे वाला टर्म्स होता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, a इंटू सी डिवाइड बाई b इंटू 1 ऐसे हो जाता है। कोई भी मान लो कैसे भी करके टर्म्स लिखा हुआ, मान लो a डिवाइड बाई b और डिवाइड बाई c लिखा हुआ, तो a बाई b अगर साथ में है और c अकेले है तो डिवाइड बाई 1 इसको कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं a बाई b इंटू 1 बाई c ऐसे कर लेते हैं। तो सबसे नीचे वाला टर्म्स ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो बस वैसे ही कर लो, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकल में ही जनरली प्रॉब्लम होता है, तो हमने बता दिया कैसे किया हमने। तो 5v1 v2 डिवाइड बाई 2v2 प्लस 3v1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। एक और आखिरी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर अ फर्स्ट हाफ टाइम। अ कार ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन for first half time with speed 50 kmph, and the second half time with speed 60 kmph. Find the average speed of car. तो अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ क्या हो रहा है, पहले हाफ और दूसरे हाफ टाइम की बात किया जा रहा है। तो फर्स्ट हाफ का जो टाइम है वो उसमें हमारा स्पीड है कितना, हाफ ऑफ टाइम में हमारा स्पीड कितना है 60 है। तो आंसर क्या आएगा 30 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 है ना। वी एवरेज क्या आ जाएगा 30 प्लस 60 यानी 90/2 यानी 45 kmph, किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हमारा आंसर जाएगा। मैंने वैल्यू सही लिखा है ना, फर्स्ट हाफ विथ स्पीड 50, सॉरी ये 50 है, मैंने यहाँ 30 लिख दिया, तो ये 50 हो जाएगा, 5 आएगा। तो 110 डिवाइड बाई 2 यानी 55 हो जाएगा। 50 है और 60 है, 30 नहीं। तो 50 और 60, ये 30 और ये 60 ऐड करोगे तो 110 आएगा। 110 डिवाइड बाई 2 55 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कार मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रहा है, तो एट जैसे मान लो आप कहीं पे खड़े हो और कोई कार या कोई भी मूविंग बॉडी जा रही है, तो एट ए पार्टिकुलर टाइम पे जब आप देखते हो तो वो गेस करते हो ना कि अरे इसका स्पीड
100 से ऊपर जा रहा होगा, है इसका स्पीड कितना जा रहा होगा। कई बार कोई बाइक वाले लेके जाते हैं और ये कितना तेज जा रहा है टाइप का ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो वो इतना तेज जो जाता हुआ जिस टाइम पे आपके पास से गुजरता है वही हमारा क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। तो अगर आप इसके बारे में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any particular instant of ठीक। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुआ, किसी पाथ के दौरान, किसी टाइम या किसी पाथ पे, किसी जगह पे किसी भी बॉडी, मूविंग बॉडी का जो स्पीड होता है एट ए टाइम या एट ए प्लेस पे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, v इज इक्वल टू लिमिट डेल t इक्वल टू 0 और इसको डेल x डिवाइड बाई डेल टी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल एक्स डेल टी है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसको ऐसे भी लिखते हैं। डी एक्स बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, मतलब जब टाइम बहुत छोटा हो तो उस समय उसकी स्पीड में कितना चेंज हो रहा है वो हमारा कहलाता है क्या चीज़, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब ये होता है कि एकदम छोटे से टाइम इंटरवल की बात किया जा रहा है ना, एक छोटे से टाइम इंटरवल पे। लिमिट टेंस टू 0, डेल टी टेंस टू 0 का मतलब ये हुआ कि एकदम छोटे से 1 सेकेंड के लिए किसी भी मूविंग बॉडी का आप जो स्पीड मेजर करते हो, देखते हो, वो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। और जो स्पीडोमीटर एक्चुअली जो मेज़र करता है ना, स्पीडोमीटर क्या होता है, किसी भी मूविंग बॉडी का क्या मेज़र करता है, स्पीड मेज़र करता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे जो सिटी, बड़ी सिटी में जो मेट्रो सिटी में रहता है, एक पुलिस वाले जो ले करके स्पीडोमीटर ऐसे खड़े रहते हैं, तो क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और वो इसी का यूज़ करते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, या कैमरा लगा हुआ है, मेट्रो सिटीज़ में कैमरा लगा हुआ है, आपका स्पीड लिमिट 40 है और 40 से 40 से 41 या 42 भी गए तो तुरंत आपका चालान आपके घर पहुंच जाएगा। तो वो इसी का यूज़ करके मेज़र किया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर मान लो आपका स्पीड ज़्यादा हुआ तो वो मेज़र कर लेता है, कैमरा तुरंत एक्टिव हो जाएगा और आपका नंबर प्लेट मेज़र कर लेगा कितना, क्या आपका नंबर क्या है, और ऑटोमेटिक चालान आपके घर पहुंच जाएगा। तो जितने की गाड़ी नहीं आजकल तो उतने से ज़्यादा का चालान हो जा रहा है ना। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आप बाइक काफ़ी तेज़ से चला रहे हो, है ना, कौन कौन चलाता है, तो ज़्यादा नहीं चलाना, जो लिमिट दिया हुआ है उसी लिमिट में आपको चलाना है। ठीक, किसी भी चीज़ का मिसयूज़ या अति बुरा होता है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड को ध्यान में रखते हुए जो स्पीडोमीटर जो यूज़ किया जाता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो वो इसी का यूज़ किया जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट पे मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्पीड पढ़ रहे थे। ठीक, तो इसमें आप क्या लिखोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, और जो स्पीड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो फिर वेलोसिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हमारा क्या हो रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट से अगर हम डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करके हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम।
ठीक, थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है, पता नहीं क्यों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है वेलोसिटी। अच्छा, इसमें यूनिट वेलोसिटी का भी यूनिट यही होगा, एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसका भी आएगा मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर मान लो मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखूं तो एल टी माइनस वन, मीटर पर सेकेंड एल टी माइनस वन आ जाएगा, या सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, different types of velocity। पहला हमारा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इसमें आप लिखोगे कि अ बॉडी इज said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, तो क्या हमने लिखा, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। आप मतलब जो कांस्टेंट स्पीड हमने बोला था ना, तो वह उसी का एक पार्ट ऐसा कह सकते हो कि अगर मान लेते हैं जितना डिस्टेंस, मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सीधी लाइन में मान लो ऐसे जा रहा हो, तो ये डिस्टेंस भी कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं आप यहाँ से ए से मान लो बी तक जा रहे हो, ठीक, और इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मान लो यहाँ है, तो क्या बोला जा रहा है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो मान लो ये हमारा d/3 हो गया, मान लो यहाँ भी d/3 हो गया और यहाँ भी d/3 हो गया, तो यहाँ भी टाइम t लग रहा है, यहाँ भी टाइम t लग रहा है और यहाँ भी टाइम t लग रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मान लो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस को डिफरेंट टाइम में अगर कवर करेगा तो फिर क्या कहलाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगा। तो इसमें आप क्या डिफिनीशन लिखोगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस और बोथ चेंजेस विथ टाइम। तो आप या तो टाइम सेम टाइम ना हो, डिस्टेंस अलग अलग हो, या डिस्टेंस अलग हो और टाइम सेम हो, या दोनों डिफरेंट हो। तो आप इसमें चाहो तो आप लिख सकते हो कि अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग with variable velocity if either its
स्पीड चेंजेज और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज और बोथ चेंजेज। ठीक, तो वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगा। तो इसमें हमने क्या लिखा, वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वही हुआ ना कि फिर मान लो या तो डिस्टेंस अलग अलग होगा, वेलोसिटी या तो वेरिएबल वेलोसिटी है, तो आइदर स्पीड चेंजेज। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो थोड़ा सा इसमें डिफिनीशन चेंज हो गया, इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेज या डायरेक्शन चेंजेज, डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल रह ही नहीं जाएगा। और अगर मान लो हमने क्या बोला, स्पीड चेंज होगा, तो फिर स्पीड चेंज होगा तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही वो कवर करेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, मतलब डिफरेंट होना चाहिए। ऊपर वाला डिफिनीशन जो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा है, तो उस हिसाब से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, आइदर डिफरेंट टाइम और डिफरेंट डिस्टेंस बोल सकते हो। और डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगा, यूनिफॉर्म अगर नहीं रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो फिर अपने आप हमारा डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। यूनिफॉर्म अगर नहीं रहेगा, डायरेक्शन अगर मालूम है यूनिफॉर्म डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, तो फिर डिस्प्लेसमेंट यहाँ यूज़ करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट यूज़ करने का मतलब डिस्टेंस हमारा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है कि अगर मान लिया, हालांकि फार्मूला तो हमारा वही रहेगा एवरेज वेलोसिटी का, जैसे हम एवरेज स्पीड का लिखते थे। एवरेज वेलोसिटी में बस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। और स्पीड में हम लोग क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस लिखते थे और टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम होता था। ये थोड़ा सा इसको दोबारा लिख देता हूँ, तो टोटल टाइम, ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं, इसमें आप अगर इसका डिफिनीशन लिखोगे तो कैसे लिख सकते होगे, टोटल डिस्प्ले रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमने पहले भी बताया, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम हम लोग लिखते हैं, तो वो तो हमारा डिफिनीशन था किसका, वेलोसिटी का था। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम हो जाता है। तो लिखने का अगर मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू में आप लिखोगे ऐसे फार्मूला में, तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाई हमारा क्या होता है, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ठीक। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल x डिवाइड बाई डेल t लिखते हैं। अब इसमें x2 और x1 क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं भाई। अगर मान लिया कोई बॉडी ऐसे मान लो मूव कर रहा होगा, यहाँ टाइम t1 है और यहाँ एट ए टाइम पे t2 है, ठीक। यहाँ से मूव कर रहा होगा ऐसे, ठीक। चलते चलते किसी टाइम पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे x1 रहा होगा, और इस पार्टिकुलर टाइम पे मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट x2 रहा होगा। कहाँ से चल रहा है, मान लो यहाँ से A से चलना स्टार्ट किया और मान लेते हैं इसको D तक मान लो जाना है, B तक, ठीक। तो अगर मान लो मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, x2 माइनस x1, x2 मतलब टोटल यहाँ से मैं जस्ट सपोज मान लो यहाँ से ऐसे होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये यहाँ से x1 होगा, तो x2 माइनस x1, और टाइम भी यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, मान लो यहाँ से टाइम t2 लग रहा है और यहाँ से टाइम t1 लग रहा है। तो फिर हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 आ जाएगा। तो उस टाइम इंटरवल के बीच में जिस पॉइंट की बात किया जा रहा है, यहाँ ये x1 है और ये x2 है, तो इस बीच में हमारा कितना एवरेज वेलोसिटी हमारा आएगा, ऐसे निकालते हैं।
ठीक, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही हमारा आएगा जैसे कि हम लोगों ने बात किया था dx बाई dt, स्पीड में जैसे बात किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी हमारा फिर ऐसे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। जब t टेंस टू 0, अगर मान लो आप इसको लिखोगे ऐसे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप लिमिट के फॉर्म में अगर मान लो लिखोगे तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 dx बाई डी टी, या इसी को हम लोग डेल x डिवाइड बाई डेल t लिखते हैं। डेल t है यहाँ लिखा हुआ है, तो डेल t टेंस टू 0 यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे। डेल t या डेल x का मतलब क्या होता है, एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल टाइम इंटरवल। d ये जो यूज़ किया जाता है, d मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और डेल t मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक, तो ये जो हमारा फार्मूला आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। फिलहाल के लिए हम लोग इसी को याद रखेंगे क्योंकि इसी की हमको ज़रूरत पड़ेगी। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो इसी का यूज़ करेंगे। ये लिमिट वगैरह का तो बस आपका डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, बाकी आपका ये हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। चलो मान लिया हमने एक क्वेश्चन ले लिया, लिखा हुआ कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x-axis is given by x is equal to 3t स्क्वायर प्लस 2t मीटर मान लो दिया हुआ है। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at t equal to 0 and t equal to 2 second. What is the average velocity? What is the average velocity between t is equal to 2 second to t is equal to 4 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। तो देखो, वेलोसिटी की अगर हमसे बात किया जा रहा है तो ये v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी जो होता है ना, ये डिफ्रेंसिएशन का भी एक टर्म्स होता है। डिफ्रेंसिएशन आपका आता है मैथ्स का एक पार्ट है। किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन का जो फार्मूला होता है, जैसे जो यहाँ पे हमारा यूज होगा उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। मान लो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है x के पावर n टाइप दिया हुआ है, तो x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, तो इसका वैल्यू होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। ये डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला होता है अगर x के पावर n लिखा हुआ है तो मेरे को एक्चुअली क्या करना है, मेरे को दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t दिया हुआ है, और मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब यही v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो v कब आएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसको, 3t स्क्वायर प्लस 2t को। अब जब 3t स्क्वायर प्लस 2t को डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या जाएगा, यही फार्मूला अप्लाई कर लो। 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर
और यहाँ भी 2 कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ टी। तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे इस फार्मूले का यूज़ करके तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर टी की पावर 2 माइनस 1 और प्लस 2 इंटू डी टी बाई डी टी। तो ये डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको 2 मिल जाएगा। तो मिला क्या 3 इंटू 2 6 टी प्लस 2 आ जाएगा, 6 टी प्लस 2 आ जाएगा। और ये क्या आया वेलोसिटी आया। लेकिन अभी भी हमारा ये आंसर नहीं आया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है, देखो अब बोला जा रहा है कि एट टी इक्वल टू 0 एंड एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो टी इक्वल टू 0 पे इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगा, यहाँ रख लो v टी इक्वल टू 0 पे। टी इक्वल टू 0 रखोगे तो 6 इंटू टी का वैल्यू 0 रख दिया प्लस 2, तो 6 इंटू 0 यानी 0 प्लस 2 यानी 2 आ जाएगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा जब टाइम t इक्वल टू 0 रहेगा, तब 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जब t का वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ v t इक्वल टू 2 रख दो, 6 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 यानी 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारा 14 मीटर पर सेकेंड आया। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 4 के बीच में हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या फार्मूला हमारा होता था, t इज इक्वल टू 2 पे और t इज इक्वल टू 4 पे आपको, ये हमने तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो दोनों कैलकुलेट किया वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, ये वाला, ये 2 मीटर पर सेकेंड और ये 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। और एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने ये देखो भी फार्मूला क्या बताया है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी कहाँ गया, ये एवरेज वेलोसिटी का x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। देखो x2 माइनस x1 तो नहीं पता, t2 माइनस t1 हमको पता है, 4 माइनस 2। x2 माइनस x1 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। x2 माइनस x1 कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, x का वैल्यू आपका क्या था 3t स्क्वायर प्लस 2t था। तो x इज इक्वल टू जब t रखोगे तो आपको मिल जाएगा x का वैल्यू एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू 2 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 आ रहा है। और x का वैल्यू एट t इज इक्वल टू 4 पे कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 16 और फिर 2 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 48 और प्लस 8 56 हो जाएगा। तो 56 ये आया और 16 ये आया, तो यहाँ रख दो 56 माइनस 16, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये हमका वैल्यू हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है, ACCLERATION, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें वेलोसिटी स्पीड वगैरह जो भी हमने बताया आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करके आओगे तो थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक। बाकी DPP में आपको क्वेश्चन मिलेगा, इनसे रिलेटेड कोई डाउट होता है फिर आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब भी है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।